हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। कैफे आईएएस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी एंड बीसीज के बारे में, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कास्ट्स। We will also talk about the basics of Mandal Commission. So let's start with the provisions and important information related to those commissions. सबसे पहले देखिए, हम बात करें, आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड कमीशंस के बारे में वो पहले जान लेते हैं। देखिए, ओरिजिनली क्या था, आर्टिकल 338 में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया था कि एक स्पेशल ऑफिसर्स होगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, जिसको अपॉइंट किया जाएगा। और उस स्पेशल ऑफिसर का काम होगा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड से रिलेटेड, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे उनको इन्वेस्टिगेट करेगा और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ओरिजिनली ये स्पेशल ऑफिसर यानी सिंगल ऑफिसर के बारे में एक आर्टिकल 338 में प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन 1978 में एक कमीशन बनाया गया एससीज एंड एसटीज के लिए थ्रू एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया, तो ना तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी था, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। ये स्टैट्यूटरी का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, ये हमने पहले कवर कर रखा है। आप पूरे डिटेल में देखिए, बॉडीज के बारे में हमने क्लासिफिकेशन डिटेल में बता रखा है। तो ये कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था 1978 में। अब देखिए क्या हुआ, 1987 में इसको रीनेम कर दिया गया। अभी तक ये कमीशन फॉर एससीज एंड एसटी था, इसको एक रेजोल्यूशन के थ्रू नाम चेंज कर दिया गया, उसके कुछ फंक्शंस को भी मॉडिफाई कर दिया गया। तो नाम क्या चेंज किया गया, इसको कह दिया गया अब इसको कहने लगे नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज, यानी एक कमीशन था जो एससीज एंड एसटीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उससे रिलेटेड मैटर्स को। नाउ देखिए, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1990। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा अमेंड किया गया, और जो नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ठीक है, और इन 1999 एक न्यू मिनिस्ट्री क्रिएट हुई थी, न्यू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो एक नीड अराइज हुई कि ये नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटी जो एक हुआ करता है उसको अलग अलग कर दिया जाए, राइट। और इसके साथ साथ क्या हुआ, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया 1999 के बाद। तो उसने इस कमीशन को, जो कि दोनों के लिए साथ हुआ करता था एससीज एसटीज को, उसको बाइफर्केट किया, और नाउ इट हैज मेड टू सेपरेट कमीशंस। वन इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, दैट इज आर्टिकल 338, एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, आर्टिकल 338A, जो कि एग्जिस्टेंस में कब आया, 2004 में, राइट। अब देखिए क्या हुआ, अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट 1993 में स्टैट्यूटरी बॉडी यानी पार्लियामेंट के लॉ एक्ट के तहत बनाया गया। क्यों बनाया गया ये, कि मंडल कमीशन 1992 में एक फेमस केस आया था, सुप्रीम कोर्ट का फेमस केस था मंडल कमीशन, मंडल केस जजमेंट 1992 में। तो एक नीड फेल्ट की गई कि एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एक ऐसा कमीशन होना चाहिए जो बैकवर्ड कास्ट से रिलेटेड, अदर देन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, वो उन सारे मैटर्स को देख सके। तो 1993 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट भी बना दिया गया। अब ये मंडल केस जजमेंट क्या है, ब्रीफली अगर हम देखें इसको, ब्रीफली अगर समझें तो देखिए इसकी जरा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। जो पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन था, जिसको हम काका कलेलकर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, वो आया था 1953 में। उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी बैकवर्ड क्लासेस के इंप्रूवमेंट के लिए, तो लेकिन इसकी रिकमेंडेशंस को डिसरिगार्ड कर दिया गया 1961 में। उसके बाद जो सेकंड बैकवर्ड कमीशन है वो आया था 1979 अंडर आर्टिकल 340। ये एस्टेब्लिश किया गया था, जिसको हम कहते हैं मंडल कमीशन, इसी को कहते हैं मंडल कमीशन। और जो ये कमीशन को अपॉइंट किया गया था पीएम मोरारजी देसाई, जो जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने अपॉइंट किया था। अब एम क्या था कि इसकी टास्क थी कि जो भी क्राइटेरिया है उसको डिटरमाइन करना, यानी कि सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन सी हैं उसको डिफाइन करना, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं उसको डिटरमाइन करना, इसको ये वाली टास्क दी गई थी। अब इस टास्क को करने के बाद मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में ये कहा कि 52% पॉपुलेशन, यानी उस समय 1980s के अराउंड में, कि 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन है जिसको हम सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कंसीडर कर सकते हैं। तो उसने कहा था कि हमें जैसे एग्जिस्टिंग जो रिजर्वेशन था वो एससीज और एसटी के लिए उस टाइम पे था 22.5%। उसके ओवर एंड अबोव इसने रिकमेंड किया कि एससी ने एसटीज के अलावा जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसके ऊपर 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए एसईबीसीज को, यानी कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को इस तरह का रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए।
अब क्या हुआ, इसके बाद जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स हो गई। अब कोलैप्स हो गई तो इसकी जो रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, जो रिजर्वेशन से रिलेटेड इसकी रिकमेंडेशंस थी। नाउ द मैटर गॉट कॉम्प्लिकेटेड। इसके बाद नई गवर्नमेंट आई, वीपी सिंह गवर्नमेंट 1990 में, तो उसने कहा कि मंडल कमीशंस की जो रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब टोटल रिजर्वेशन अराउंड 50% हो गया था एडमिशंस में, जॉब्स में। तो इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में कि इतना रिजर्वेशन नहीं होता। उसके खिलाफ बहुत सारे अक्रॉस नेशन प्रोटेस्ट हुए थे। एंड जो केस था इसको इंदिरा साहनी केस भी कहा गया, इंदिरा साहनी जजमेंट भी कहा गया, फेमसली हम इसको इंदिरा साहनी जजमेंट के नाम से जानते हैं। तो 9 जज की बेंच ने इसके ऊपर फैसला दिया, वर्डिक्ट सुनाया, और 6-3 के वर्डिक्ट से एक वर्डिक्ट डिलीवर किया गया 1992 में। इसकी रूलिंग्स में अभी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रूलिंग्स अगर आप समझें, अगर ब्रीफली समझें, बहुत डिटेल में नहीं, तो इसमें क्या था कि इंदिरा साहनी रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है 27% रिजर्वेशन का, तो वो ठीक है, ठीक है। तो कोर्ट अपहेल्ड द ऑफिस मेमोरेंडम्स दैट एसेंशियली इंप्लीमेंटेड द मंडल रिपोर्ट, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे, इसका मतलब यही था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं जिसने एक आदेश दिया है, मैंडेट दिया है कि 27% रिजर्वेशन हो बैकवर्ड कास्ट्स के लिए, वो वैलिड रहेगा, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ये रिजर्वेशन है वो सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं है, ऐसा लगता है कास्ट के बेसिस पे हो, लेकिन कास्ट होती हैं वो इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शन है, वो एक तरह से क्लासेस हैं, तो उस बेसिस पे रिजर्वेशन वैलिड है, राइट। इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स थे। पहले इसमें कहा था कि जो क्राइटेरिया एक ग्रुप के लिए क्राइटेरिया हो कि वो रिजर्वेशन के लिए क्वालिफाई कर सके, वो पहला क्राइटेरिया होना चाहिए सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। यानी पहला क्राइटेरिया, अगर कोई ग्रुप सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो उसको रिजर्वेशन के लिए कंसीडर किया जा सकता है। दूसरा, कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन की जो लिमिट है, यानी वर्टिकल लिमिट है, यानी टोटल 100% में से जो लिमिट है वो है रिजर्वेशन की, वो है 50%। इससे पहले के जो जजमेंट थे 1963 में, जैसे MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, 1964 में था देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्हीं जजमेंट्स में जो वर्डिक्ट थे उसी को रिआइटरेट किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि 50% से ज़्यादा आपकी रिजर्वेशन नहीं हो सकती, ठीक है। और इसने रीज़न ये दिया कि अगर हम 50% से ज़्यादा बढ़ाते हैं रिजर्वेशन की लिमिट को, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। और अगर 50% से ज़्यादा लिमिट इंक्रीज होती है, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में होगी, ठीक है। इसके साथ साथ क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी आया था बैकवर्ड क्लास को, कि क्रीमी लेयर्स को एक्सक्लूड करना है, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि वो एक परमानेंट स्टेचुटरी बॉडी, यानी बाई लॉ, बाई एक्ट, एक बॉडी क्रिएट करे, कॉन्स्टिट्यूट करे, जो एग्जामाइन करे ऐसी कंप्लेंट्स को कि किसी ग्रुप का इंक्लूजन हो पाया है कि नहीं रिजर्वेशन के लिए, किसी ग्रुप का ओवर इंक्लूजन के केसेस हैं, यानी कि जो ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए था वो नहीं हुआ, या फिर जो ग्रुप नहीं इंक्लूड होना था वो इंक्लूड हो गया है रिजर्वेशन के लिए। तो ऐसे केसेस को देखें बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड। तो इसी के बेसिस पे ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एज ए स्टेचुटरी बॉडी एस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। इसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट स्टेप्स लिए गए इंदिरा साहनी केस जजमेंट से रिलेटेड, जैसे रामनंदन कमेटी का गठन हुआ, उसने कहा कि क्रीमी लेयर को उसने आइडेंटिफाई किया, right? So these are the basics of the Mandal case judgment of Supreme Court related to National Commission for Backward Caste. Now 2018 में क्या हुआ कि अब तक स्टैट्यूटरी बॉडी था बैकवर्ड कमीशन, लेकिन 2018 में 102 यानी 102 वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। और नाउ द आर्टिकल रिलेटेड टू द NCBC इज आर्टिकल 338B। नाउ लेट्स कंपेयर दी डिफरेंट कमीशंस। हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली मंडल कमीशन के बारे में, इनकी फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नाउ लेट्स कंपेयर दिस कमीशन ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज। सो आर्टिकल की हमने बात की थी, क्या NCSC से रिलेटेड आर्टिकल है 338, NCST से रिलेटेड आर्टिकल है 338A और NCBC से रिलेटेड आर्टिकल है 338B, ठीक है। अब जो बाकी सारे मैं क्राइटेरिया बताऊंगा वो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम है, राइट। तो पहला क्राइटेरिया है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कैसे होता है? बाय प्रेसिडेंट, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ये भी जब हम बात कर रहे थे डिफरेंट CAG और बहुत सारे जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपॉइंटमेंट्स, उनमें बताया था कि प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का क्या मतलब है, डिटेल में क्या है, ठीक है। अभी बताऊंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो प्लीज रिफर टू ओल्डर वीडियोस। मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो मेंबर्स इसमें करीबन होते हैं 5 मेंबर होते हैं। एक चेयरपर्सन होता है, दूसरा एक वाइस चेयरपर्सन होता है, और इनके अलावा 3 अलग मेंबर्स होते हैं। इनकी टेन्योर और सर्विस कंडीशन दीज आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। और इनकी टर्म क्या है? जनरली होती है 3 ईयर्स के लिए, बट
दे कैन बी अपॉइंटेड फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स, राइट। अगर रिपोर्ट्स की मैं बात करूँ तो दे प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट्स, यानी कि NCSC है या NCST है या NCBC है। सो दिस कमीशंस प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। इसके बाद क्या करता है, प्रेसिडेंट प्लेसेस दिस रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट। अब इसके अलावा अगर कोई स्टेट कंसर्न्ड है, स्टेट को रिपोर्ट भेजी जानी है, तो प्रेसिडेंट फॉरवर्ड करता है उस रिपोर्ट को स्टेट के गवर्नर के लिए, और उसके बाद जो गवर्नर होता है, दैट गवर्नर प्लेसेस दीज रिपोर्ट्स बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है। अब देखिए पावर्स के बारे में बात की है, इसको पावर्स है टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। यहाँ देखिए टू रेगुलेट अपनी पावर है उसके पास कि अपनी प्रोसीजर्स हैं वो किस तरह से फंक्शन होना चाहिए उसको रेगुलेट कर सकता है। ठीक है। दूसरे पावर ऑफ ए सिविल कोड, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसके इन सारे कमीशंस के पास सिविल कोड की तरह एक पावर होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो किसी भी पर्सन को समन कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं कि वो अटेंड करे आके। कोई भी पर्सन अगर रिक्वायरमेंट है किसी पर्सन की किसी भी पार्ट में हो इंडिया के में, उसको समन किया जा सकता है और उसको एग्जामिन किया जा सकता है, ओथ मतलब ओथ दिलवाई जा सकती है। ठीक है। दूसरा है इस पावर ऑफ सिविल कोड में आते हैं कि इट रिक्वायर्स द डिस्कवरी एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत हो तो वो कहता है कि डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करो, या फिर एफिडेविट पे कोई भी एविडेंस रिसीव करना है, वो भी सिविल कोड की पावर में। किसी भी कोर्ट या किसी भी ऑफिस से ये कमीशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं किस पब्लिक रिकॉर्ड को कि फॉर ए पर्टिकुलर केस और रिलेटेड मैटर वी नीड सच काइंड ऑफ रिकॉर्ड। तो वो किसी भी कोर्ट का हो या ऑफिस का वो रिक्वेस्ट किया जा सकता है। विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए या डॉक्यूमेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए वो समन इशू कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हमने बात भी कर ली थी। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द SCs, STs एंड BCs, मतलब रिलेटेड जो भी कमीशंस हैं और उनसे कंसल्ट करना जरूरी होता है उनसे रिलेटेड मैटर्स पे। ठीक है। नाउ वी अंडरस्टूड द पावर्स एंड डिफरेंट क्राइटेरियाज रिलेटेड टू दीज कमीशंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस इन जनरल। ठीक है, फंक्शन क्या है? वो सारे कॉमन है ये सारे कमीशंस के लिए और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ऐसे नहीं है कि आपको याद रखने में कोई दिक्कत हो, बहुत कॉमन सेंसिकल है और जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है बोर्ड में। टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल सेफगार्ड्स हैं, उनसे रिलेटेड मैटर्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनको मॉनिटर करना, उनकी वर्किंग को इवेल्युएट करना यानी मूल्यांकन करना। कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हैं कि किसी पर्टिकुलर कास्ट, ट्राइब या बैकवर्ड क्लास को उनके राइट या सेफगार्ड से डिप्राइव कर दिया गया, उन्हें वंचित रखा गया, तो ऐसे कंप्लेंट्स के इंक्वायर करना। प्लानिंग प्रोसेस, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, एडवाइस करना। ठीक है। प्रेसिडेंट के लिए रिपोर्ट सबमिट करना, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और साथ के साथ इस कुछ ऐसे मेजर्स बताना कि अगर कोई डेवलपमेंट उनको करवाना या इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करवाना है किसी लीगल सेफगार्ड का, उनसे रिलेटेड रिकमेंडेशंस देना। ठीक है। इसके अलावा जैसे कोई और फंक्शन अगर प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करता है इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ दो शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस, ऐसे फंक्शंस को डिस्चार्ज करना भी ओवरऑल इसकी ड्यूटी होती है नेशनल कमीशंस की। इसके अलावा देखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को एक एडिशनल फंक्शन दिया गया है कि इट टेक्स केयर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी रिलेटेड फंक्शंस, यानी कि ये आपको याद रखना है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी रिलेटेड फंक्शन है वो इज इन क्लॉज 10 ऑफ आर्टिकल 338 NCSC, राइट, शेड्यूल कास्ट कमीशन। नाउ कम टू द एडिशनल फंक्शन रिलेटेड टू द NCST यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। पहला है कि जो पीसा एक्ट है 1996 का, उसके मेजर्स को ऐसे मेजर्स रिकमेंड करना और इम्प्लीमेंटेशंस के लिए काम करना पीसा एक्ट 1996 को। ठीक है। अब इन 2005 में प्रेसिडेंट ने कुछ फंक्शन स्पेसिफाई किए थे जो NCST को परफॉर्म करने। देखिए जब हम शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो जनरली परफॉर्म शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है कि कोई एक जमीन है उसको आप क्लियर करते हैं, लैंड को, पेड़ वेड़ होते हैं उनको काटते हैं, उनको जला देते हैं, जलाने के बाद उस पर जो क्लियर होती है लैंड उस पर आप जनरली कल्टीवेट करते हैं। तो जब तक कल्टीवेट करते हैं जब तक फर्टिलिटी लॉस्ट नहीं हो जाती। वंस योर फर्टिलिटी इज लॉस्ट, उस लैंड को हम अबंडन कर देते हैं, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट हैं वो अबंडन कर देती हैं और ट्राइब्स हैं, और दूसरे जगह पे वही प्रोसेस फिर से दोहराई जाती है कि ज़मीन को साफ करना, वहाँ खेती करना। तो जो कल्टीवेशन की प्रैक्टिस है वो शिफ्ट होती जाती है, यानी एक जगह रुक के नहीं किया जा सकती, जो बहुत ही सस्टेनेबल नहीं है। तो प्रेसिडेंट ने स्पेसिफाई किए थे फंक्शन कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस है उनको रिड्यूस करना और अल्टीमेटली उसको एलिमिनेट करना, जो ट्राइबल्स जनरली यूज़ करते हैं।
Second is improve the efficacy of relief and rehabilitation measure in case they are displaced, in case they face any kind of issues. तो efficacy जो होती है relief और rehabilitation measures की, उनको improve करना. It also works on the preventing alienation of the ट्राइबल पीपल. एलिनेशन का देखो मतलब क्या होता है, एलिनेशन का मतलब होता है डिसअफेक्शन, आइसोलेशन, यानी कि सेंस ऑफ नॉट बिलोंगिंगनेस, दैट आई डोंट बिलोंग टू द गवर्नमेंट. तो जो एलिनेशन है ट्राइबल पीपल का, बाकी लोगों के साथ में बिलोंग नहीं करता, उसको प्रिवेंट करना, इस तरह के मेजर्स लिए जाने चाहिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के द्वारा. और ट्राइबल कम्युनिटी के जो राइट्स हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, स्पेशली माइनर मिनरल रिसोर्सेज हैं लाइक हनी और स्मॉल मिनरल रिसोर्सेज हैं, उन पे जो उनके सेफ राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड करना, वाटर रिसोर्सेज हैं उनको सेफ गार्ड करना, उनके लिए मोर वायबल जो प्रैक्टिकल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करवाना, राइट. और रिलेटेड टू द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस होते हैं जो लिवलीहुड के लिए उनके जरूरी हैं, जिनके ट्रेडिशनली वो यूज़ करते हैं फॉरेस्ट को, लाइक फॉर हनी, फॉर मेडिसिनल यूज, फॉर अदर कुछ और जो फ्रूट्स वगैरह हैं, जो माइनर इस तरह के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, उन इसके रिस्पेक्ट में उनको ओनरशिप राइट देना कि ये ठीक है आपके पास हम ओनरशिप राइट दे रहे हैं, यू हैव द राइट टू कलेक्ट दोस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट. तो ये सारे फंक्शंस थे, एडिशनल फंक्शन है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए, और हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है सारे कमीशंस, और यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाती है कंप्लीट. तो वही है कि आप लगातार लगे रहिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी कि अगर आप मन से हार गए तभी हारेंगे, लेकिन अगर मन आपका मजबूत है, आप करते रहेंगे, तब तक आप हार नहीं सकते. सो कीप द स्पिरिट हाई और पढ़ते रहिए. मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्दी ही. कैफे IAS में आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप स्वस्थ रहें, आप आनंद से रहें और पढ़ते रहें. थैंक यू.